नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच है जी, द केस स्टडी अप्रोच। ये नंबर 5 अप्रोच है हमारे पास 6 अप्रोचेस में से, ठीक है। तो इसमें हम इससे पहले 5 अप्रोचेस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो छठी देखते हैं कि केस स्टडी अप्रोच क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने का ये क्या तरीका है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसका जो यूज हुआ वो यूएस के अंदर हुआ 1930s के अंदर, ठीक है। जो केस स्टडी अप्रोच है सबसे पहले 1930s में यूएस में हमें इसका इस्तेमाल देखने को मिला, और ये है एज अ रिएक्शन टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, कि ये इस रिएक्शन के अंदर आई कि जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल अप्रोच जो हमने सबसे पहले नंबर पे स्टडी की थी, ठीक है, रिवायती अप्रोच जिसे कहा हमने, उसके अगेंस्ट में जो है ये रिएक्शन पे केस स्टडी अप्रोच हमें देखने को मिली। अब यहां पे केस का मतलब क्या है, केस स्टडी के मतलब अंदर जो है वो केस एक मेजर जो टर्म है, तो केस का मतलब क्या है या केस स्टडी का मतलब क्या है कि ये जो वर्ड है ये बोरो किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जो है वो केस स्टडीज जो है किए जाते हैं, और केस स्टडीज के तहत जो है वो फैसले दिए जाते हैं। तो केस का मतलब है एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर कोई इश्यू, और उस इश्यू के ऊपर क्या क्या मेजरमेंट लिए गए और कैसे उसको सॉल्व किया गया। केस का मतलब यहां पे ये है, ठीक है, यानी केसेस वर डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर बात हो रही है, अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। तो यहां पे केस का मतलब है पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई खास किस्म का मसला, अराइजन, कोई खास किस्म का मतलब पैदा हुआ, एंड सॉल्व, और वो सॉल्व भी हो गया किसी एजेंसी के थ्रू, और फाइंडिंग जो है उसकी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, वो जो फाइंडिंग या सर्कमस्टेंसेस हैं वो फिर जो है उनके ऊपर हमने बात की। यानी आप देखिए कोई भी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के ऊपर एक इशू पैदा हो गया, ठीक है। अब उस इशू को कैसे डील किया गया, यानी वो इशू पैदा कैसे हुआ, क्वेश्चन है कुछ ना, कि किस वजह से व्हाट, व्हाई, हाउ, हम इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर उसको सॉल्व किस एजेंसी ने किया और किन फाइंडिंग्स के थ्रू किया, और उन फाइंडिंग्स में से क्या निकला। सवाल ये है, जैसे हम कहते हैं फलां कमीशन बना, तो उस कमीशन ने ये फैसला किया कि भाई ऐसा होना चाहिए, कि भाई हुमूद रहमान कमीशन या बहुत से ऐसे कमीशंस का पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें जिक्र मिलता है। तो उन कमीशंस की कुछ फाइंडिंग्स थी, तो उन फाइंडिंग्स को हमने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो तो इसको अप्लाई करें, या नेक्स्ट टाइम उससे रिलेवेंट कोई केस होता है तो हम उस स्पेसिफिक कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को जो है हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी का मतलब ये है। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन इन एनी क्वेश्चन आर इशू हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ द केस, यानी कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हमने लिया है तो वो हमने हिस्टोरिकली किन चीजों को मद्देनजर रख के लिया, उससे रेलिवेंट जो इशू है वो हमने वहां पे लिया। देखिए अगर कोई केस अगर चला जाता है अदालत के अंदर भी, और अदालत के पास उस केस से रेलिवेंट कोई पुराना केस डिसीजन मेकिंग मौजूद होती है, तो अल्टीमेटली वो उसी को सामने रख के अपना फैसला देते हैं कि भाई हमने पहले इस केस के अंदर हमने हमारी फाइंडिंग्स ये थी और हमने जो है वो ये फैसला दिया था। तो ये केस स्टडी अप्रोच बिल्कुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी ही है कि कहां पे कोई प्रॉब्लम पैदा हुआ, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किस एजेंसी ने किस तरह से किस तरीके में सॉल्व किया। डिसीजन जो है वो बेस करता है किसके ऊपर, पर्सनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स के ऊपर। यानी वो जो डिसीजन होगा वो मल्टीपल फैक्टर्स जो है उसमें बेस करेंगे, कि पर्सनल फैक्टर होगा, लीगल होगा, कानूनी तौर पे, इदारे के तौर पे होगा, सियासी तौर पे होगा, इकोनॉमिक तौर पे होगा। तो ये फैक्टर्स उसमें किसी न किसी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े हमें दिखाई देंगे। और एंड्रे मोल्टर जो है इसको यूं एक्सप्लेन करते हैं कि केस इज प्रेजेंटेड इन द स्टूडेंट इन फाइल, कि केस जो है वो कोई भी जो पुराना केस है उसको एक फाइल की शक्ल में स्टूडेंट को दे दिया जाता है, ठीक है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है उसको, कंप्राइजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, और उसके अंदर हर जो एस्पेक्ट है उस केस का वो मौजूद होता है। और एग्जाम्पल ऑफ द केस, और ये जो है वो केस स्टडी की एक एग्जाम्पल है कि भाई एक फाइल बनी हुई है पुरानी, ठीक है। उस फाइल को क्या किया जी, जब उसको कोई स्टडी करने लगे तो उस फाइल को हमने उसको दे दिया, स्टूडेंट को दे दिया जो उसको स्टडी कर रहा है कि भाई ये देखो इसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं और इनसे आप हेल्प ले सकते हो। अगर एग्जांपल्स हम इसकी देखते हैं केस स्टडी अप्रोच के एग्जांपल्स, तो हम ये कहते हैं जी 20 केसेस इंटाइटल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की हॉल्डन सेटन जो है इन्होंने पब्लिश की थी 1952 के अंदर अमेरिका के अंदर। तो इनकी एक एग्जांपल हम देते हैं। इसी तरह से हम ब्रिटेन के अंदर अगर एग्जांपल देखते हैं तो हम कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्शन, FM.G. विल्सन ने पब्लिश की थी 1961 के अंदर, और इसमें हमने ये देखा। अच्छा, इसी तरह से इंडिया की अगर हम एग्जांपल देखते हैं जी, केसेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिखी गई और यहां पे भी इसके ऊपर जो है वो बात हुई। तो ये भी एक केस स्टडी का ही तरीका कार था जिसके तहत ये फाइंडिंग्स की गई केसेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, और पाकिस्तान में भी जुडिशियल रिव्यू के ऊपर जो है वो एक इसी तरह से केस स्टडी मौजूद है। अच्छा, अब केस स्टडी मेथड के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, हम अगर उसकी बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जी
एल्यूमिनेट डिसीजन मेकिंग बिहेवियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट के सबसे पहले किस चीज के ऊपर हमने रोशनी डालनी है कि जो डिसीजन मेकिंग बिहेवियर है, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या है या किस तरह का है, सबसे पहले ये, ठीक है, ये इसकी एक केस स्टडी के अंदर एक पैटर्न है। सेकंड क्या है जी, वेरियस फैक्टर्स के अंदर हम देखते हैं इन्फ्लुएंस गिवन डिसीजन, जो भी और जो पहले डिसीजन दिया जा चुका होता है उसका भी नए केस के ऊपर जो है वो असर होता है, क्योंकि जब हम नए केस को स्टडी करेंगे तो अल्टीमेटली पुराने को सामने रख के करेंगे, तो पुराने केस का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें उसके ऊपर देखने को मिलेगा। लीड्स अस टू टेक डिसीजन वेरी इजीली, जो कि हमारे लिए बहुत आसान कर देगा फैसला साजी को, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी लेट सपोज अदालत के अंदर के हम एग्जांपल लेते हैं, हमें ज्यादा वहीं पे देखने को मिलता है ये जुडिशियल रिव्यू वगैरह, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये इशू जो है वो इससे पहले जो है हमने देखा कि 1992 के अंदर हुआ, तो अब उस टाइम पे हमने फैसला ये किया कि ये जो भी स्पेसिफिक फैसला किया कि ऐसा होना चाहिए, तो वही अब हम उसी को मद्देनजर रख के यहां पे फैसला कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमने सिर्फ क्या करना है, अपने केस को मैच करना है कि क्या ये केस जो है उस केस से जो 1992 में हुआ या किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर हुआ, क्या उससे मैच कर रहा है। तो अगर मैच कर रहा हुआ तो अल्टीमेटली वही सेम डिसीजन अप्लाई होगा, अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर हम थोड़ा बहुत से चेंज भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है जी, वेरी यूजफुल टू स्टडी, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है स्टडी के लिए। इंपेरिकल बिहेवियर ऑफ डिसीजंस, कि जहां पे हम जो है वो हकीकत में एक हकीकत पसंदी के ऊपर जो है हम फैसले कर सकें, ठीक है, यानी हकीकत पसंदी के फैसलों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि केस स्टडी अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा आसान भी है और बहुत ज्यादा रेलिवेंट भी है आसानी के लिए, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो वो लिमिटेड है। ये प्रॉब्लम है, वो लिमिटेड क्यों है, सवाल ये है कि लिमिटेड क्यों है। देखिए, लिमिटेड इसलिए है कि अब ये क्या कंपलसरी है कि जो हम केस जिसको डील कर रहे हैं क्या उसमें उससे पहले कोई ना कोई बातचीत हो चुकी हो, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। ऐसा ही है, तो अगर वो वहां पे कोई इशू सॉल्व ही नहीं होता, वो उस पर पहले डिस्कशन नहीं हुई होती, तो फिर हमारे लिए उसको फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो एट द एंड हम कंक्लूड कर सकते हैं वन फीचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि जैसे हमने देखा कि जो क्लासिकल है, रिवायती अप्रोच है, वो भी एक एस्पेक्ट था, जो साइंटिफिक था वो भी एक एस्पेक्ट था, ह्यूमन बिहेवियर का अप्रोच थी वो भी एक थी, तो अब बिल्कुल इसी तरह केस स्टडी भी जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ एक एस्पेक्ट के तौर पर यूज हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन वो उसे ऐसे होल हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए अडॉप्ट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये एज ए होल के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक हम केस स्टडी के लिए स्पेसिफिक पार्ट के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, केस स्टडी अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पे लास्ट हमारे पास जो अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो है द कंपैरेटिव अप्रोच, यानी तकाबली नुक्ताए नजर। कंपैरेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि एक चीज यहां पे है, एक दूसरी साइड पे है, तो इन दूसरों के बीच में मवाजना करना और मवाजना करके देखना कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। अच्छा, कंपैरेटिव अप्रोच जो है ये सबसे पहले क्या कहा जाता है जी, कि ये एक न्यू अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कंपैरेटिव अप्रोच है, ये बाकी जो 5 अप्रोचेस हैं उसकी बनिस्बत ये न्यू है। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडीशनड बाय द एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स, ये हम इकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर जो माहौलियाती हमने फैक्टर देखा था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया, और यहां पे भी यही बात की जा रही है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंडीशनड है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ जिसमें वो ऑपरेट हो रहा है। जैसे हमने देखा था कि अगर यूएसए के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसका फर्क है, पाकिस्तान के अंदर है तो उसका फर्क है। इसी तरह से पाकिस्तान के अगर किसी सिटी के अंदर है तो उसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क है कंपेयर टू किसी रूरल एरिया के अंदर है तो वहां पे उसका फर्क अलग होगा। और ये क्या है जी, फोकस ऑन कॉमन एलिमेंट्स, कि इसका जो कंपैरेटिव अप्रोच है इसका जो मेजर फोकस है वो कॉमन एलिमेंट्स के ऊपर है, कि जो जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर है, चाहे वो यूएसए है, अब यूरोप है, अच्छा जी इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ्रीका है, इन सब में कोई कॉमन एलिमेंट्स तो अल्टीमेटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मौजूद होंगे। तो वो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली में उन कॉमन एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करना और उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए अप्लाई करना, यही इसका फोकस है मेजर। तो फर्स्ट इसको हम देखते हैं किसने जी यूज किया या किसने जोर दिया। वुड्रो विल्सन जो है उन्होंने जो है सबसे पहले इसकी जो नीड है उसके ऊपर जोर दिया 1887 के अंदर, 1887 के अंदर। और अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि इसमें स्टडी क्या किया जाता है तो हम ये कहते हैं जी कंटेम्प्रेरी सिस्टम्स को, ठीक है, एंड क्रॉस नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो कंटेम्प्रेरी सिस्टम्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर और मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर,
तो मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर उसको जो है इसमें स्टडी किया जाता है और कंपेयर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट नेशंस को, यानी एक का दूसरे के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ जो है वो मवाजना जो है वो किया जाता है और फिर जो उनके कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। यानी पर्पस क्या होता है, टू फाइंड आउट यूनिवर्सल एलिमेंट्स एंड बिल्ड अ थ्योरी, कि वो जो यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं, जो हिरार्की है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, तो वो सारे के सारे जो यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके एक थ्योरी की शक्ल में उनको स्टडी किया जाए। ठीक है, अच्छा, बेटर अंडरस्टूड स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्लियर अप्रोचेस, ये बात आपने यहां पे समझनी है। ठीक है, समझना क्या है कि इसको अगर बेहतर तरीके से समझना है तो उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस यानी कंपैरेटिव अप्रोच को, जो पहले के जो हम स्टडी कर चुके हैं, जो पहले अप्रोचेस हमने स्टडी की हैं, उन सारी अप्रोचेस को हमें यहां पे स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम इस अप्रोच को बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अगर हम पहली अप्रोचेस को स्टडी नहीं करते तो अल्टीमेटली हम इस अप्रोच को, द कंपैरेटिव अप्रोच को बेहतर तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। ये इस अप्रोच के मानने वालों का मानना है। ठीक है, ये मेरा मानना नहीं है, ये इस अप्रोच के मानने वालों का मानना है कि भाई आपको अगर दूसरी अप्रोचेस आती हैं तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब वो कैसे, अगर हम की फीचर्स ऑफ अदर अप्रोचेस टू द अंडरस्टैंड दिस वन, यानी हम अगर इसको बेहतर समझने के लिए, बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम देखते हैं कि पहली जो अप्रोचेस हमारे पास थी उनका हम थोड़ा सा मवाजना करते हैं कि क्या है। तो उसमें हम देखिए, हम एक एक अप्रोच का एक एक फैक्टर उठाते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, तो उससे हमें थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हम अगर ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, रिवायती अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच का जिसको हमने नाम दिया, तो क्लासिकल अप्रोच में सबसे पहली चीज क्या थी जी, एडमिनिस्ट्रेटर नॉन पॉलिटिकल एंड टेक्निकल, कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो क्या होगा, वो एक तो पॉलिटिकल नहीं होगा और दूसरा वो टेक्निकल होगा। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कहा गया। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरी अप्रोच जो थी हमारे पास वो साइंटिफिक अप्रोच थी, या द साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी नाम इसे दिया जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि हमने देखा उसके अंदर बेस्ट पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये कहा गया, ये इसके अंदर बयान किया गया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न है वो बेस्ट है। फिर अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की एक और देखते हैं क्वालिटी, वो क्या है जी, कंप्लीट डाइकोटमी ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, कि रिवायती ये मानते हैं कि सियासत जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसके साथ, इंतजामिया के साथ, वो अलग अलग हैं। फिर से हम साइंटिफिक अप्रोच का देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि भाई स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही अप्लाई करता है सिस्टम को, और मटेरियल और मेथड्स के ऊपर बहुत ज्यादा अप्लाई किया गया, ना कि ह्यूमंस के ऊपर, यानी इंसानों के ऊपर फोकस कम था साइंस का या साइंटिफिक मेथड का, मटेरियल के ऊपर और मेथड के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा था। फिर इसी तरह से अगर हम देखते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, या जिसको बिहेवियरलिज्म भी कहा गया, उसके अंदर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर को आप छोड़ें, इनफॉर्मली आप मोटिवेशन के ऊपर काम करें, आप मोटिवेशन के थ्रू या डेमोक्रेटिक वे में जो है वो गपशप के थ्रू अपना काम करवाएं। ठीक है, अच्छा ये था। अच्छा, केस स्टडी अप्रोच के अंदर अगर हम देखते हैं तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है उनको सामने रखा जाता है, फॉर पार्टिकुलर इशू मस्ट बी कंसिडर, कि कोई भी जो इशू है उसमें हम उससे रेलिवेंट जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो सामने रखते हैं। ये केस स्टडी के अंदर था। इकोलॉजिकल के अंदर अगर हम देखते हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर, तो उसमें हमने क्या देखा जी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये वो पहली जो अप्रोचेस हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जो 5 अप्रोचेस हैं, उनके की एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आप समझ गए उनके की एलिमेंट्स। अब यहां पे ये क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स करेंगे हेल्प टू फाइंड आउट व्हाट, टू फाइंड आउट द केस स्टडी अप्रोच, के ये जो कंपैरेटिव अप्रोच है, इसको हमें समझने में आसानी करेंगे। कैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस जो है पार्टिकुलर नेशन, कोई भी खास जो कौम है उसके लिए अलग हैं, आर एप्लीकेबल टू अदर नेशंस। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो किसी खास कौम के लिए, नहीं किसी जो यूएस के लिए या ब्रिटेन के लिए जो चीजें एप्लीकेबल हैं, या यूरोपियन कंट्रीज के लिए, क्या वो हमारे लिए भी हैं। एक तो हमने ये देखा कंपैरेटिव के अंदर, इसका मतलब अब जब वो देख चुके तो हमारे लिए ये आसानी हो गई। अच्छा, ट्रेस आउट द बेस्ट पॉसिबल मेथड। अब इनमें से हमने, क्योंकि हमने ये देख लिया ना ट्रेडिशनल कामयाब है क्योंकि वो रिवायती बातें करती है, पुरानी बातें, ना साइंटिफिक कामयाब है क्योंकि वो बहुत मॉडर्न बातें कर देती है और इंसानों को निगेट कर देती है, ना जो है ह्यूमन रिलेशन की अप्रोच कामयाब है क्योंकि वो इतना इनफॉर्मल चली जाती है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर निगलेक्ट हो जाता है, ना केस स्टडी इतना ज्यादा कामयाब है क्योंकि वो हर जगह अप्लाई नहीं होती, ना इकोलॉजिकल फैक्टर इतना ज्यादा कामयाब है
है, क्योंकि वो कहीं पे तो है इकोलॉजिकल फैक्टर, कहीं पे नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर हमने क्या करना है, ट्रेस आउट द बेस्ट पॉसिबल मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या है, यही जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच जो है, तो यही है। इसका मतलब ये उसकी फाइंडिंग की तो हमें ये फाइंडिंग मिली यहां पे। और थर्ड पे क्या है जी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सो कॉम्प्लेक्स। हम ये समझते हैं इस अप्रोच के तहत कि भाई जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बड़ा ही गंभीर काम है, ये बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है ना इतना मिक्सचर किया हुआ, तो अप्रोचेस फॉर ऑल पॉसिबल एंगल्स। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें हर मुमकिन तरीकाकार जो है वो इसमें जो है वो तरीकाकार उसको अप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब है हर मुमकिन तरीकाकार का मतलब क्या है कि हमें एक मिक्स अप्रोच जो है वो बनानी होगी, और यही तो कंपैरेटिव स्टडी कहती है कि भाई आपने उन सब में से अच्छी अच्छी चीजें उठा लेनी है। लेट्स सपोज कैसी, अगर आप क्वेश्चन करते हैं कैसे, तो जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें हमने कहा कि भाई पॉलिटिक्स का काम कोई नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये बात एक अच्छी है वहां पे। इसका मतलब न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है यहां पे हम ले सकते हैं, तो न्यूट्रलिटी हमें यहां से लेनी चाहिए, पहली बात। साइंटिफिक में हम ये कहते हैं कि भाई आपने जो है वो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है, मशीन लर्निंग को या सिस्टम को अप्लाई करना है ताकि सिस्टम अपने आप को रिपीट कर सके। यही तो आज हम बिजनेस मॉडल में देखते हैं कि प्राइवेट बिजनेसेस इसी को तो अप्लाई कर रहे हैं कि आप सिस्टम बनाओ, फिर सिस्टम आपको पैसे बना के देगा। इसका मतलब ये अच्छी है, हमने वहां से ले ली। अच्छा, फिर हम कहते हैं जी हमने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में हमने किया जी मोटिवेशन को अडॉप्ट कर लिया कि भाई हमने वाकई में ह्यूमन फैक्टर को सामने रखना है और हमने मोटिवेट करके काम लेना है दूसरों से, और हमने अथॉरिटेरियन वे यूज नहीं करना, ये अच्छी बात है, वहां से ले ली। फिर हम केस स्टडी में ये कहते हैं कि भाई हमें जहां से हेल्प नहीं मिलेगी किसी चीज की तो हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे केस स्टडी से, ये वहां की अच्छी बात है, वहां से ले ली। इकोलॉजिकल के अंदर हमने ये कहा कि भाई जो एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट है वो असर करता है, यानी माहौल का असर है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो इसलिए हम माहौल के फैक्टर को भी साथ में समझने की कोशिश करेंगे एज ए स्टडी, तो हमने ये यहां से ले लिया। तो हमने सबकी अच्छी अच्छी चीजें अगर हमने अडॉप्ट की या मिक्स चीजें जो कि बेहतर हैं, हर कल्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उनको अडॉप्ट किया और उसको हम इस कंपैरेटिव स्टडी का हिस्सा मानते हैं। ये कंपैरेटिव स्टडी की अप्रोच इसलिए बेहतर है, तो इसलिए इसमें सभी मिक्सचर आ जाते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कहते हैं मोर एप्लीकेबल फॉर स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, छठे नंबर की अप्रोच जिसको हमने कहा कि कंपैरेटिव अप्रोच, ये जो है वो ज्यादा जो है वो बेहतर है बाकियों की बनिस्बत। क्यों ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर हम सभी को जो है वो स्टडी करते हैं और सभी के अच्छे जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हम जो है वो इसमें लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पे क्लोज हो गया। तो यहां पे हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी डिफरेंट अप्रोचेस जो है यहां पे खत्म हो गई हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हम मजीद जो है वो अब चीजों को डिस्कस करते चले जाएंगे, और आपके फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए।